आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, उपस्थित किसान सरदारी, बहनों व बच्चों, आज हम अपने उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने 23 साल पहले किसानों के हित के लिए, किसानों के दुख और दर्द के लिए, किसानों की समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। कोई भी कौम अगर अपने शहीदों को याद नहीं रखती है तो उस कौम का ज्यादा कोई उज्जवल भविष्य नहीं होता। इस तरह के आयोजन हमको प्रेरणा देते हैं। इस तरह के आयोजन शहीदों की समाधियों पे आके जब हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो वो तस्वीर सामने आती है कि वो क्या मंजर था, वो क्या हालात थे, वो क्या विषय थे जिनको लेके उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया इस कौम के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं कमेटी का, जो निरंतर इस आयोजन को करके उन शहीदों को याद करती है, समाज को याद दिलाती है कि वो जो लड़ाई शुरू करके गए थे उसका अंत नहीं है, लड़ाई निरंतर जारी, लड़ाई को भविष्य में भी लड़ना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था, गौरव ने वो बात उठाई कि हम इस अवसर पे इकट्ठा हुए कि हमारे भाइयों ने हमारे लिए शहादत दी। अभी एक हरियाणा पुलिस का भाई यहाँ खड़ा था, वीडियो बना रहा था। वो इस वीडियो को एसपी ऑफिस में देगा, अब यहाँ से वो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि 1 तारीख को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कितने किसान, कितने मजदूर एकत्रित हुए। दिल्ली ऊंचा सुनती, संख्या बल का खेल है इस देश में। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। दिखाना पड़ता संख्या को, बताना पड़ता, और कुछ मौके होते हैं, बिना मौके एकत्रित नहीं हुआ जाता, बिना अवसर के नहीं कोई आता। लेकिन इससे बड़ा अवसर क्या होगा? आज शहीदी दिवस जिले का नहीं, नौगांवे का नहीं, प्रदेश का नहीं, हमारे सारे उत्तरी भारत का ये दायित्व बनता है कि हम अपने स्तर पे जितना संभव हो सके अपनी हाजिरी लगा के सरकारों को ये चेताएं, ये बताएं कि जो हालात उस दिन थे, जो कुर्बानी उस दिन दी थी, समय आने पे किसान उसके लिए फिर भी तैयार, गफलत में ना रहे। अभी चर्चा हो रही थी कि दोबारा बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि आज की रिपोर्ट और आज की संख्या जाएगी चंडीगढ़। वो संख्या जैसी जाएगी वैसा ही निर्णय वो लेते हैं। तो गौरव ने जो सुझाव दिया था, भविष्य में हम इस पे ख्याल करें, जो सहयोग बने, जो जिम्मेवारी जिसकी लगाई जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय संगठन से हैं, गौरव यहाँ है, मैं हूँ, और तमाम प्रदेश के हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए। इसकी तरीके से तैयारी की जाए, साल में एक दिन तो हम अपनी ताकत को दिखा दें। और इससे बड़ा दिन कौन सा होगा हमारे लिए, जिस दिन हमारे भाइयों ने हमारी कौम के लिए कुर्बानी दी थी। तो एक आयोजन इस तरह का हम सालाना करें जिसका मैसेज जाए, लड़ना ना पड़े। हमारी संख्या देख के सरकार की समझ में आ जाए कि अगर कोई भी गलत निर्णय लिया गया जो किसान हित में ना हो, उसके लिए
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भविष्य में हम एक इस तरह की योजना के साथ काम शुरू करें। आज हालात भयावह हैं। हमने जब लड़ाई शुरू की थी, मैं 78 में जुड़ा था किसान यूनियन से। 78 जून में ये शुरू हुआ था दिल्ली में। जो बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, 78 जून में शुरू हुआ था पहला बड़ा अटैक, आक्रमण और प्रदर्शन 13 अगस्त 1978 को हुआ था, जिसमें मुरारजी की कोठी पे जाके किसानों ने घेर लिया था। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला उदाहरण है कि प्रधानमंत्री को अपनी कोठी छोड़ के पिछले गेट से भागना पड़ा था। किसान शक्ति का उदय था वो। हम उस उम्र तो कम थी, लेकिन उस प्रदर्शन में थे पूरी लड़ाई। बड़े लोगों ने इसकी कमान संभाली। मान साहब ने जिक्र किया, मांगेराम मलिक जी सारे जीवन लगे रहे, सैकड़ों आदमी लगे रहे कि इस संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। घासीराम जी ने लंबे अरसे तक कमान संभाली इसकी। अनेक अध्यक्ष अपने अपने स्तर पे काम करते रहे। इस संगठन को निरंतर 49 साल हो गए बीकेयू को बने। 78 में बनी थी तेजाब लाल, 47। तो 47 साल से संगठन निरंतर है, कभी कम कभी मंदा कभी तेज, लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। आज आवश्यकता है कि नौजवान को कैसे जोड़ा जाए इसके साथ। एक उम्र के लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन लड़ाई तो आने वाला भविष्य तो उनका है। अब कई दफे मैं अपने साथियों को देखता हूं, उनको देखता हूं कि ये तो गए। खुद को आदमी गफलत में रहता, खुद को आदमी जवान समझता रहता। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि टाइम मेरा भी आ लिया, क्योंकि वो हमारे साथी थे, हम साथ लड़ रहे थे। उनकी स्थिति देख के तब समझ में आता है कि टाइम आ लिया भाई। और नई पीढ़ी नहीं जुड़ेगी तो आगे लड़ाई बढ़ेगी कैसे, आगे लेके जाएंगे कैसे? समस्या तो कम हुई नहीं, समस्या तो बढ़ रही है। जब हमने शुरुआत में लड़ाई लड़नी शुरू की, चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस, उनका सानिध्य था। हम लागत पे लाभकारी मूल्य की मांग करते थे। खेती की जब बात होती थी, स्थानीय समस्याओं के अलावा जो मुख्य बात होती थी, लागत पे लाभकारी मूल्य दिया जाए। उस टाइम स्वामीनाथन नहीं था। इसका तो गठन 2004 में हुआ, 2007 में रिपोर्ट आई। ये 78 की बात बता रहा हूं आपको। तो क्या लागत पे लाभकारी मूल्य मिल गया? उस टाइम कृषि की हालत अलग थी। उस टाइम खेती व्यापार नहीं था। दुनिया में व्यापार किया जाता था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट एक संगठन था, गैट। खेती उसमें नहीं थी, तो हम विदेश के खतरों से निश्चिंत थे कि विदेश से कोई खतरा नहीं है। हम अपनी सरकारों से लड़ते थे। 1988 में एक डुंकल कमेटी बनी, 1992 में उसकी रिपोर्ट आई, और उसमें कुछ नहीं है, बाकी सब वो का वो था। उसमें खेती को डाल दिया गया, खेती को भी व्यापार में डाल दिया गया। उसी समय हम चौधरी टिकैत साहब के नेतृत्व में काम करते थे। हम मिले, बात हुई, बैठे कि खेती को व्यापार में डाला जा रहा है। डुंकल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, WTO साइन नहीं हुआ था,
93 में लाल किले के पीछे एक बड़ी मीटिंग की गई और जिसमें ये मांग की गई कि खेती व्यापार नहीं है हिंदुस्तान में, खेती जीवन की पद्धति। छोटे छोटे खेत के टुकड़ों के माध्यम से किसान अपना घर चलाता है। एग्रीकल्चर हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारा वे ऑफ लाइफ है। हम अपना जीवन जीते हैं इन छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के माध्यम से। ये हमारे लिए व्यापार नहीं। हमने शुरू में ही डुमकल के आते ही टिकैत साहब के नेतृत्व में 93 में आंदोलन शुरू किया था। साइन तो ये 95 में हुआ, हम इसका 93 से निरंतर विरोध करते रहे। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन, मतलब जितना जो भी कुछ कर सकते थे किए। 2003 में जब ये साइन होने जा रहा था, हमारा मंत्री साइन करने जा रहा था, उससे पहले इतना दबाव हमने बना लिया था, हमारे मंत्री को कह के भेजा गया था कि साइन नहीं करने। मुरोसलिन मारिन थे उस टाइम पे कॉमर्स मिनिस्टर। जब वो साइन करने से मना कर गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था अपने मंत्री को कहो रोके ना, इसको साइन होने दे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारे लिए ये एग्रीमेंट और समझौता है, अगर ये साइन हो गया तो मेरी सत्ता गई। देश का किसान इसके खिलाफ, देश का किसान हमारी सत्ता को फाड़ के फेंक देगा। ये तय हुआ वहां पे दोहा में वो मीटिंग हो रही थी कि एग्रीकल्चर को छोड़ के इस पे साइन कर दिया जाए। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को उससे बाहर रख के साइन किया गया। आज तक वो साइन नहीं हुआ। आपका संगठन था, आपकी लड़ाई थी। हम चौधरी टिकैत और नंजुंदा स्वामी के, जो दक्षिण भारत के एक बड़े किसान नेता थे, उनके नेतृत्व में लड़ रहे थे। उत्तर भारत में नहीं लड़ रहे थे। हम यहां से गए, कश्मीर से हमने शुरू किया, उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया, हम बॉम्बे में इकट्ठा हुए। हमने बॉम्बे में जाके जो पोर्ट था जहां विदेशी सामान आता था उसको घेरा। 71,000 किसानों ने गिरफ्तारी बॉम्बे में दी थी। वो एग्रीमेंट जो रुका था वो इसलिए नहीं रुका था कि हम 150 आदमी बैठ के मीटिंग कर लें। बॉम्बे में जाके 71,000 आदमियों ने गिरफ्तारी दी थी। एक मैसेज गया था कि किसान इकट्ठा है, किसान संगठित है। उस तरह का सशक्त संगठन जब तक बनेगा नहीं, उस तरह के हम तैयारी करेंगे नहीं, तब तक ये निरंकुश रहेंगी सरकारें। वो 3 कानून जो आए थे कोविड के टाइम पे, 3 कानून लाए हुए, और ये सरकार की मंशा थी कि लोगों को पता नहीं चलेगा, कोविड में लोग गफलत में हैं, ये निकल जाएगा और तुम्हारे पूंजीपति ऐश करेंगे। लेकिन किसान जागरूक था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और जैसे ही ये उठे उसके बाद तमाम देश का किसान उसके साथ आया। बाद में हमारी स्थिति ये थी, हमने सरकार को कई दफे चैलेंज करते थे मैंने कहा ताकत है तो हाथ लगाओ। आज ये आंदोलन बॉर्डर पे नहीं है, आज ये आंदोलन चूल्हे में पहुंच गया, चूल्हे तक। अगर आंदोलन पे हाथ डाला गया तो एक एक घर का बच्चा बच्चा लड़ेगा इसके लिए। सरकार को ये यकीन हो गया था। क्यों हो गया था? 28 तारीख की रात को जिस समय हजारों पुलिस के लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर को घेर रखा था, जिस समय तमाम प्रेस वहां पे खड़ी थी, आप लोगों के दम पे हमने सरकार को ललकारा था कि यहां से लाशें जा सकती हैं, आदमी जिंदा नहीं जाएंगे। हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला था।
रात के 12 बजे ये खबर आ गई थी कि जींद जाग गया, कंडेला में सड़कें रोक दी गई हैं, गांव गांव में लोग बाहर निकल के आ गए। मुजफ्फरनगर से खबर आ गई थी कि 35,000 आदमी मुजफ्फरनगर में। दिल्ली की सरकार 1 घंटे में हथियार डाल गई थी, 1 घंटे में हथियार डाल दिए थे। हमारे बॉर्डर पे तो हम उस दिन 150 आदमी थे, हमारी ताकत नहीं थी, लेकिन जो सीआईडी की रिपोर्टें आई, हर जिले से हर गांव से जो रात को वहां खबरें पहुंची कि किसान जाग गया और ये भारी पड़ेगा, 1.5 घंटे में सरकार सरेंडर कर गई थी। 1.5 घंटे में एक बड़े नेता का फोन आ गया था, बोला यार कल कुछ मत कर देना तुम, आज हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा कल तो जब होगा ना जब तुम आज करोगे, तुम आज नहीं करोगे तो हम कल कुछ नहीं करेंगे। मेरा ये बात बताने का आशय ये है कि लड़ाई ये नहीं लड़ी जाती कि राकेश जी को बता दिया, मुझे बता दिया, रतन मान को बता दिया और लड़ाई हो गई। लड़ाई तो जब होती है जब आप खड़े हो जाते हो, एक आवाज दी गई और आप खड़े हो गए, तो सरकार बहुत कमजोर होती है। मैंने कहा मंत्री को, मैंने कहा तुमने इस क्षेत्र के इतिहास को नहीं पढ़ा, हमने जिसके कान पकड़े हैं उसके कान फाड़ लिए, हमने किसी के कान छोड़े नहीं, जिसके कान पकड़े हैं। अब तुम्हारे कान हमारे हाथ में आए हैं, फाड़ेंगे। और आपका सहयोग था, आपकी ताकत थी, हमने कान फाड़े उनके। संगठन को बनाना पड़ेगा। अभी फिर सरकार ने फिर जरूरत की है, वो 3 कानून जो वापस लिए गए, उन तीनों कानूनों का एक ड्राफ्ट बना के, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि सरकार ने राज्य सरकारों से नहीं पूछा, वही कानून एक ड्राफ्ट हर राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकारों से ओपिनियन मांगी गई है, ओपिनियन तो जाएगी निश्चित तौर पे जो सरकार चाहती है। हरियाणा का सरकार क्या समझते हो, दिल्ली के जो ड्राफ्ट को रोक लेगी? ऐसे ही अन्य प्रांतों से भी रिपोर्ट जाएगी, और जिस दिन सबकी रिपोर्ट जाएगी उस दिन दिल्ली वाले कहेंगे कि पूरे देश की सब सरकारें, सब राज्यों की सरकारें ये कानून चाहती हैं, वो कानून दोबारा आएंगे। हमको तब भी पता था ये जिस टेम्परामेंट का प्रधानमंत्री है ये इस हरकत को करेगा, हम उस टाइम भी इस बात को मान के चल रहे थे। वो सामने आ गई, आएगा वो ड्राफ्ट आएगा, वो कानून भी आएंगे, लेकिन हम भी वही है, दिल्ली भी वही है, सड़कें भी वही है। सचेत रहने की आवश्यकता, होशियार रहने की आवश्यकता। जिस WTO की मैं बात कर रहा था, उस WTO को हमारे नेताओं के नेतृत्व में देश के किसानों ने उसको रुकवाया था। वो FTA के माध्यम से, अभी रवि कह रहा था, FTA जब ये WTO में कामयाब नहीं हुए तो FTA लेके आई है। 32 देशों के साथ हमारा समझौता होना प्रपोज्ड है, 32 देशों के साथ 32 समझौते पाइपलाइन में हैं। कोई पार्टी भली नहीं, किसान हितैषी नहीं। ये लड़ाई हमने ऐसा नहीं है 2014 के बाद शुरू की है। मैं 92 की बात बता रहा हूं, मैं 78 की बात बता रहा हूं। 78 में तो ये पार्टी नहीं थी सत्ता में, 92 में भी नहीं थी। समस्या यही थी, जो सत्ता में आता है वो वही भाषा बोलने लग जाता, जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसी की भाषा बदल जाती। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जब हम आंदोलन करते थे तो ये हमारे साथ आते थे और कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार अन्याय कर रही है। आज वही लोग सत्ता में बैठे हैं। जब कांग्रेस के लोग सत्ता में थे हम लड़ते थे, और जब उनको दिखता था कि लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है तो वो पीछे हट जाते थे। इनमें और उनमें एक ही अंतर है, नीतियों में कोई अंतर नहीं है। वही नीतियां उनकी थी, वही नीतियां इनकी हैं।
वो लड़ाई से, आपकी ताकत से डर के 2 कदम पीछे हटा लेते थे, ये निर्लज्जता के साथ कुचलने का प्रयास करते हैं। इनमें अहंकार है। हम जब भी दिल्ली में इकट्ठा हुए, हमने टिकैत साहब के नेतृत्व में हम चले गए। दक्षिण से किसान उधर से आए थे, उत्तर के हम सारे थे। हमने कहा राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति के यहाँ ज्ञापन देने जाना था। चौर साहब मेरे से कहने लगे, तुम जाओ भाई, अपना ज्ञापन दे आओ। किसान घाट पे इकट्ठा थे, शायद कुछ लोग आप में से भी होंगे जो वहां थे। हम ज्ञापन देने गए। आजकल तो राष्ट्रपति भवन पे दूरी से रोक लेते हैं, पहले अंदर तक जाने देते थे। रिसेप्शन पे गए हम, तो एक अधिकारी आया। वो कहने लगे, लाओ जी क्या है, दे जाओ। मैंने कहा, भाई हम किसी बाबू को ज्ञापन देने नहीं आए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए। वो कहने लगे, बाबू नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर है। मैंने कहा, बड़ा बाबू होगा, है तो सरकारी कर्मचारी। हम तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए। राष्ट्रपति ज्ञापन लेता है तो दे देते हैं, ना अपने को उल्टा ले जाते हैं। हमको जिन्होंने भेजा उनको बता देंगे, चौर साहब को जाके। हम वहां से वापस फिर गए, ज्ञापन दिया नहीं हमने। हम किसान घाट आए, हमने कहा, चौर साहब ये बात हुई। चौर साहब कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो मार्च करो। संख्या थी आपकी, अच्छी संख्या थी। जैसे ही हम मार्च करने लगे, पूरा दिल्ली का प्रशासन जो था वो सामने खड़ा था, और 15 मिनट में ये कहा कि चौर साहब 15 मिनट दे दो हमें, 15 मिनट में हम आपकी राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट तय करा देंगे। 15 मिनट के बाद वो किस अधिकारी ने प्रयास किया, कैसे प्रयास किया, 15 मिनट बाद ये कहा कि राष्ट्रपति कल सुबह 9 बजे आपसे मिलेगा। चौर साहब कहने लगे, कल नहीं मिले, 2 दिन में मिल ले, हम तो फुर्सत में आ रहे हैं भाई। राष्ट्रपति जब मिलेगा मिलता रहेगा, हमारा खाने का प्रबंध करो। पूरी दिल्ली पुलिस की जीप सारी रात खाना ढोने में लगी रही। वो थी आपकी ताकत, वो था आपका संघर्ष। दिल्ली पुलिस ने किसी गुरुद्वारे में, किसी होटल में खाना नहीं छोड़ा। वहां जितना मतलब खा सकते थे वो सरप्लस रहा वो खाना। सुबह हम राष्ट्रपति से मिले तब गए। ये अहंकारी आदमी 11 साल में किसी किसान प्रतिनिधिमंडल से मिला नहीं। ये कह रहा मैं बहुत ऊपर हूं, किसान क्या बेचते हैं, मैं प्रधानमंत्री हूं देश का। 11 साल में इसने समय नहीं दिया किसी किसान संगठन को। ये किसान संगठन को तोड़ने पे लगे हुए हैं। अभी आपने 8-7 दिन पहले देखा होगा, कृषि मंत्री का एक फोटो और किसान नेता मिले। ये हम में से ही कुछ जयचंद बनाते हैं, कुछ लोगों को नकली संगठन खड़े कराते हैं, उनको बुला के उनसे मिलके उनको टेलीविजन में दिखाते हैं कि हमें किसान नेता से हमने बात की, नेताओं से। मैं एक दिन एक इनका बड़ा नेता मुझे मिल गया, मैं और वो बैठे थे। मैंने कहा कि बीमारी क्या है, प्रधानमंत्री को हो क्या गया, प्रधानमंत्री मिल क्यों नहीं रहा। बोले आप समस्या उठाओगे। भाई समस्या है तो उठाएंगे हम। बोले वही तो गड़बड़ है, आप ये गारंटी दे दो, आप बोलोगे नहीं, सुनोगे तो प्रधानमंत्री मिलेगा आपसे, और आप समस्या उठाओगे तो प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। ये अंतर है कांग्रेस में और उसमें। एक आंदोलन था ट्रैक्टर मार्च का, हमने 2008 में, मान साहब को पता, हमने कॉल दी कि दिल्ली घेरेंगे ट्रैक्टर लेके। मनमोहन सिंह की सरकार थी। आंदोलन से 3 दिन पहले मनमोहन सिंह ने संदेशा भेजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। चौर साहब बीमार थे उस टाइम पे। हम लोग मिलने गए।
मनमोहन सिंह कहने लगा भाई तुम दिल्ली आ जाओगे, कोई बात नहीं, दिल्ली तुम्हारी है, तुम्हारा स्वागत। उसके बाद भी तुम मिलोगे, बातचीत तो हमारी और तुम्हारी होनी है, उस बातचीत को पहले ही कर लें। अगर तुम संतुष्ट हो जाओ तो किसानों को क्यों दुखी करो, उनको रोक देना। एक वो प्रधानमंत्री था, हमारी उसकी बातचीत हो गई, सहमति हो गई, हमने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। हमने कहा भाई बात हो गई, प्रधानमंत्री सहमत हो गया, आने की आवश्यकता नहीं है। एक ये अहंकारी प्रधानमंत्री है, ये मिलना नहीं चाह रहा। हम उसमें मिले थे, जब हमारी बात हुई थी उससे, दो बातें पे हमने बात की थी। गेहूं का रेट 640 रुपए था, उस टाइम हमारे पंजाब के साथी कहने लगे जी 1100 होना चाहिए। दो 2007 की बात है, बुआई का टाइम था, 1000 रुपए का भाव 640 से हुआ था। उससे ज्यादा पैसा एकदम से कभी बढ़ा नहीं था। और ये कहा चौब साहब, टिकैत साहब कहने लगे कर्जा माफ करो। मनमोहन सिंह कहने लगा जी मैं बात करूंगा। तो चौब साहब उसके बराबर में थे, उसकी पीठ में हाथ मार के कहने लगे तुम प्रधानमंत्री बात किससे करेगा। बोला नहीं चौब साहब, फिर भी बात करनी पड़ती है। 2008 में 71,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया गया था। वो भी प्रधानमंत्री, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो दबाव में आके सुनते थे और काम करते थे। ये तो मिलने को तैयार नहीं, आज तक मिला नहीं है किसान संगठन से। हम जब जाते थे आंदोलन के टाइम में, जाके हम बात करते थे, वो आता था कृषि मंत्री, एक कॉमर्स मिनिस्टर आता था पीयूष गोयल, कुछ अधिकारी आते थे। जब हम उससे बात करते थे, हर आधा घंटे के बाद वो पेशाब करने जाता था। उसका मकसद यही था कि वो जाके ये कहता था किसान ये कह रहे हैं, फिर उनसे डायरेक्शन लेके आता था, फिर बैठ जाता था। सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया। डमी मंत्री, खिलौने, किसी मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, डमी मंत्री है। पीएम को फुर्सत नहीं है, वो फैशन परेड में रहता, दिन में 5 ड्रेस बदलता। वो संत बताता 5 ड्रेस बदलता। आईएएस अफसर बैठा रखे, हर मंत्रालय का एक आईएएस अफसर डायरेक्टर है जो पीएमओ में बैठता। किसी मंत्री की ये हैसियत नहीं है कि कोई निर्णय ले सके। फाइल वहां जाती है, डायरेक्टर की अप्रूवल होती है तो कोई निर्णय हो जाता, ना तो डमी मंत्री बना के बैठा रखे। और डमी मंत्रियों का खेल है, बस ठीक है घोड़ा गाड़ी मिली है, तुम अपना एंजॉय कर लो। फैसले पीएमओ में होते हैं, पीएमओ में आईएएस अधिकारी फैसले करते हैं। ये स्थिति आज हमारे देश की। इसमें मैं ये सारी बातें फजूल की हैं, पर इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। दोबारा से बिल आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से धमका रहा, वो किसी से छुपा नहीं। वो कह रहा है टैरिफ कम करो, इलाज कर दूंगा। किस चीज का टैरिफ कम करा रहा? हम जहाज तो बेचते नहीं। थोड़े बहुत जो फल फ्रूट्स जाते हैं उनको धमकी दे रहा, तुम्हारा व्यापार बंद कर दूंगा। उनका जो सामान आता है हम उसको रोकते हैं। अगर अमेरिका का गेहूं हमारे यहाँ आ जाए तो आप अपने गेहूं को बेच नहीं सकते, भूल जाओगे भाव मांगना। अगर ऑस्ट्रेलिया का इतना सरप्लस है, एक एक देश के पास सरप्लस है, 28 देश हैं यूरोप के, 28 के 28 देश ऐसे हैं जिनमें गेहूं सरप्लस है। मुझे एक दिन एक देश के कृषि मंत्री कह रहे थे कि 15 लाख टन हम पैदा करते हैं, 7 लाख टन हमारे यहाँ की खपत है, 8 लाख टन के लिए बाजार चाहिए। हम आपके देश में बाजार तलाश करने आए। अगर वो हमारे देश में बाजार तलाश कर रहे हैं तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात।
पीछे एक बड़ा समझौता हो रहा था जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थे, और दोनों देश वो हैं जिनके पास दूध के भंडार। अगर उनसे हमारा एग्रीमेंट हो जाए तो हमारे दूध उत्पादक किसान को 2 दिन में बर्बाद कर देगा वो। आप तक तो हम आधे इशू आने नहीं देते। हम दिल्ली में हमारा भारतीय किसान यूनियन का एक सेल है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को वॉच करता, जो देखता है कि सरकार कौन सा समझौता करने जा रही है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने स्तर पे ही सरकार पे अटैक करते हैं, अपने स्तर पे ही रोकने का प्रयास करते हैं। आप तक जब आते हैं जब हमारी पार नहीं बस आती, जब हमारे हाथ से बात चपर जाती। सरसों बीटी की बात कर रहे थे। बीटी है हमारे जो प्राकृतिक बीज हैं उनके साथ छेड़खानी करके जो बीज बनाए गए हैं उनको हमारे यहाँ लाने का प्रयास। नरमा आया तो बड़े खुश हुए थे नरमा के किसान कि नरमा में दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे। वही नरमा बीज विदेशी बीज खरीदते हैं और स्प्रे जितने अपने देशी में करते थे उतने ही नरमा में उसमें करते हैं। मैं राकेश जी कादमा में थे। कादमा का एक किसान इकट्ठा हुआ कि आप आए थे बीटी का विरोध करने, हमारी समझ में नहीं आया था। आज हमारी समझ में आया कि भैंसें बांझ हो गई। ये जो बीटी का जो बिनोड़ा जो खाती हैं भैंसें बांझ हो गई हैं। हमने बहुत रिपोर्टें दी थी, कितनी भेड़ें मरी, आदमियों को कितनी एलर्जी हुई, किस स्टेट में क्या क्या दुष्परिणाम हुए, सब कुछ लिख के दिया था। लेकिन किसान भी क्रेजी है, किसान भी भाग लेता। कपास की 3300 किस्में हमारी थी। आज मार्केट में आप जींद में बीज लेने चले जाओ, देसी कपास का बीज अगर आप ला दो तो मैं आपका गुलाम। देसी कपास का बीज नहीं, 3300 किस्म खोदी हमने। सरसों में आ रही है बेटी। अभी चावल की 2 किस्म रिलीज हुई है जिसपे हम लड़ रहे हैं। चावल की 64,000 किस्में हैं चावल की देश में, 64,000 किस्में। अगर बीटी आती है तो 64,000 किस्मों को जाने में टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन हमारी पारंपरिक किस्में चली जाएंगी, कंपनी जो बीज बेचेगी उसकी कीमत कंपनी तय करेगी, उसका हिसाब किताब कंपनी करेगी, और उसमें बीमारी भी कंपनी डालेगी, उसकी दवा भी कंपनी देगी। कंपनी एक काम नहीं करती है, कंपनी बीज बनाती है, कंपनी उस बीज में बीमारी डालती है, कंपनी उस बीज की दवाई बेचती है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, सब वहीं के हैं। ये अमेरिका के जो डकैत हैं, ये किसी के नहीं है, किसी से मित्रता इनकी नहीं है। 2 देशों को लड़ा के हथियार बेचो। आज हमें लड़ा दिया, कल अफगानिस्तान में लड़ा दिया, परसों रसिया में जाके लड़ाया। क्योंकि अगर देश दुनिया में लड़ाई नहीं होगी तो हथियार इनके बिकेंगे नहीं। ऐसे ही ये बीज बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, बीमारी भी बेचते हैं, दवा भी बेचते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई, और सरकार पूरी तरह से इनके प्रभाव में है। सरकार ने समर्पण कर रखा जो वो कहता। हमारा प्रधानमंत्री तो नारे लगाता है ट्रंप के, हमारा प्रधानमंत्री तो उसके पीछे पागल। और ट्रंप का एक ही उद्देश्य है कि इस बाजार को, हिंदुस्तान के बड़े बाजार को काबू कैसे किया जाए। इस बाजार को काबू करने के लिए सारी नीतियां बन रही हैं। सरकार उनके सामने समर्पित है। आने वाला समय बहुत ही कठिन है। एग्रीमेंट की बात चल रही है, किसी दिन भी खुल के आएगी, आपके बीच में आएंगे। अगर एग्रीकल्चर पे कोई भी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ होता है तो हिंदुस्तान की खेती को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। आप सचेत रहें, इकट्ठा रहें, संगठित रहें। अभी बीमारी हो गई है, ये माइक एक बहुत बड़ी बीमारी। सांप पे, बीन पे जैसे सांप लेते हैं ना, जहां भी ये माइक चालू हो जाता है वहां 10, 20, 50 आ जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं।
10, 20, 50 आते हैं, भाषण ठोकते हैं, उनके वीडियो बनाने वाले भी साथ आते हैं और वो वीडियो पे डाल देते हैं। आप भी भोले तो हो ही, छोटू राम वाली बात है, दुश्मन तो बिछाड़ का आया ही नहीं है ना आपको। आप भी कहते हो बड़ा कामल बोलता। मैं वो इतना ही खेल है आजकल। ये वीडियो के फायदे भी हैं इसके, सोशल मीडिया के, इसके नुकसान भी हैं। अगर इस पे गलत इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसके नुकसान बहुत है। तो अपने पराये को देखना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम चंदाखोरी नहीं करते, हम पैसे का कलेक्शन नहीं करते हैं। हमारे संगठन में हम सख्त हिदायत दे के चंदाखोरी नहीं करते, लेकिन हम मार्केटिंग भी नहीं करते हैं। मार्केटिंग वो करते हैं जिनको चोरी करनी, जिनको वो काम नहीं करना, जिनको लोगों को वर्गला के अपना वो। मैं चरण सिंह के सानिध्य में हम ABCD सीख रहे थे राजनीति की। देवीलाल जी भी उसी टीम के सिपाही थे, हमसे बड़े थे। तो ऐसे भी मौके आए कि देवीलाल जी चलते थे, हम भी पीछे पीछे चलते थे किसी पार्टी के काम से। दिन में रुक जाते, बैठ जाते, बात होती। एक दिन बैठे थे, वो कह रहे हरियाणा की राजनीति करोगे भविष्य में? भाई, हरियाणा के आदमी को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता। अगर समझाने के चक्कर में लग गए तो सारी उम्र धक्के खाओगे। आज भी वो उनकी बात को मैं बहुत याद करता हूँ। हमारे बीच में बहकाने वाले आते हैं और आप वो करके उसके पीछे लग जाते हो, फिर नो कहते हो भैया ले ले। हम जब किसान आंदोलन में थे तब ये बात चलाई, लोगों ने बोला एक और आया था पहला यूपी से, बहुत चली ये बात। जब आंदोलन खत्म हो गया, अमर राकेश जी बैठे थे, मैंने 19 तारीख को आंदोलन खत्म हुआ, नवंबर में 19 तारीख को हमने कहा, उनको बुलाया SKM के लोगों को, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से, हम कहेंगे तब जाओगे। जोगेंद्र रेड कहाँ है? ये रहे। इनको ये कहा कि लिस्ट बना लो, कोई रह ना जाए। आज ये 3 आदमी रह गए, वो बात पता नहीं कहां से आई है, लेकिन ये जोगिंदर बैठे हैं, इनको 10 दिन तक यही काम दे रखा था कि एक एक आदमी को चुन लो, रह ना जाए। मार पीछे पुकार है, बाकी कुछ नहीं होता। आप लिस्ट बनाओ। इन्होंने लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के पैसे दिए गए। एक एक घर में पैसे देके जब ये आ गए और इन्होंने कह दिया कि कोई बचा नहीं है, मुकदमे वापस लेने की बात होगी। मैंने कहा कल को ना हमें भी लोग ये कहेंगे एक पहले फंसा गया था हमें और एक ये आए थे ये फंसा गए। 45,000 मुकदमे थे। मुकदमों की बात करके सबके घर पैसे भिजवा के तब हमने 11 दिसंबर को धरना समाप्त किया था। अब जोगिंदर जी ज्यादा बता सकते हैं कि वो रहे तो कैसे रहे या क्यों रहे, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी धरना खत्म करने में की नहीं थी। तो इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता। हम बड़े ही मतलब आज सरकार पूंजीपति की नजर है। एक व्यक्ति ने 7.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम अनाजों के वो 2020 में बना लिए थे। 7.5 लाख मैट्रिक टन किसके लिए बनाए थे? जब देश में एक कानून है, देश में मात्रात्मक प्रतिबंध है, एक मात्रा से ज्यादा आदमी कोई भी व्यापारी गल्ला रख नहीं सकता, तो 7.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम किस लिए बनाए गए थे? कानून बाद में आया था, गोदाम उसने पहले बना लिए थे। उसके गोदामों को भरने के लिए क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था, मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाया गया था। 3 कानूनों में एक कानून ये भी था।
और वो उस टाइम 7.5 लाख टन की, मैं 2020 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद एफसीआई ने अपने गोदाम बेच दिए। एफसीआई के गोदाम भी उसी व्यापारी ने खरीद लिए। उसने गोदाम खरीदे हैं, खाली रखने के लिए नहीं खरीदे हैं, किसी आदमी के आश्वासन पे खरीदे हैं। वो गोदाम भरे जाएंगे आपके अनाज से, और जब वो बेचेगा तो वो अपने दाम से बेचेगा। वो मार्केट में उपभोक्ता को भी नचाएगा। आज जो उपभोक्ता चुप बैठा, वो सोच रहा है कि ये तो उत्पादक की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, वो भी मरने वाला है उस आदमी के हाथों से। पूरी तैयारी कर रखी है, बड़ी लड़ाई है। हिमाचल में प्राइवेट मंडी बनी, सेब खरीदने लगे, 3 रुपए किलो का भाव ज्यादा दिया। 3 साल घाटे में चलाई। 3 साल में जितनी पुरानी मंडियां थी सब बंद हो गई। आज पूरा हिमाचल उस आदमी के मुट्ठी में है। सेब का भाव वो खोलता है और उनको बेचना पड़ता है। हिमाचल के किसान के पास विकल्प नहीं है। वही हालात पूरे देश की बनाने की तैयारी है। आपकी खेती को घाटे में ले जाके मजबूरी में क्या करोगे? बेचोगे। स्कीम यही है। दिल्ली में ये बात बहुत दफे चलती है कि 1.5% आदमी अमेरिका में खेती करता। 1.5% आदमी की खेती से 40 करोड़ जो जनसंख्या अमेरिका की है उसकी रोजी उसकी पूरी होती है, और सरप्लस पैदा करता। तो हिंदुस्तान में 60% आदमी खेती में क्यों है? हिंदुस्तान के 60% आदमी को खेती में से निकाल के सस्ते इंडस्ट्रियल लेबर के रूप में लगा दिया जाए। हिंदुस्तान के किसान को अपने ही खेत में मजदूर बना दिया जाए। वो दिन उसकी तैयारी ये कर रहे हैं कि हम फावड़ा लेके अपने ही खेत में अडानी अंबानी के यहाँ काम करेंगे दाढ़ी पे, और उसका सुपरवाइजर हमारे पीछे होगा। हमारे बच्चे, हम नहीं तो हमारे बच्चे फंसेंगे इस जाल में। उससे बचने का प्रयास कर रहे। बड़ी लड़ाई है, गंभीर लड़ाई है, खत्म नहीं, बढ़ रही है। इतना नंगा नाच कभी नहीं हुआ था कि व्यापारी पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी जाए लूटने की, और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे कब्जा हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रांड है मार्केट में, आप देख लें किसके ब्रांड आ रहे हैं, कौन ब्रांड बना रहा है, कौन बेच रहा है। वो ये कह रहा है खरीदने की जरूरत नहीं, पैदा भी मैं करूंगा। मार्केट में तो आ गया, ब्रांड तो उसके आगे। आटा उसका आ गया, तेल उसका आ गया, सब्जी उसकी आ गई, सेब उसका आ गया। मार्केट उसने कैप्चर कर ली। एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन पे और होना चाहता, उसका ये खेल है कि पूरी एक छत्र राज तेरा हो और पूरी सरकार समर्पित। सरकार तो है ही कोई नहीं, सरकार तो 2 आदमियों की सरकार। दिल्ली में तीसरा आदमी दिखता है आपको? तीसरा मंत्री दिखता है जिसको आप कह दो कि ये मंत्री ताकतवर है और पावरफुल है। 2 आदमियों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण हो रखा। 2 आदमी नीति बना रहे हैं और 2 आदमियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। 4 आदमी इस देश का 140 करोड़ लोगों का टोर बना रखा। इससे बचने की आवश्यकता। संघ शक्ति कलयुग का समय। जो कौम संगठित होगी वो बचेगी, जो कौम बिखर जाएगी उसको ये मिटा देंगे। तो आपने बहुत समय ले लिया आपका, फिर बात करेंगे। बाकी लंबा विषय है, बहुत बातें करने की। तो आप लड़ाकू लोगों की ये भूमि, मैं नमन करता हूं उस भूमि को जिसके माध्यम से अनेक पहचान आपका जब किसान आंदोलन की बात आती है तो गोलकर्णी और कंडेला की बात आती है। 2020 का जो किसान आंदोलन था उसकी बात आती है तो जींद और हिसार, रेल की लाइन से उर्ली तरफ का हिसार, उसके नाम 80% उसको सिरे जाता है इस लड़ाई का। तो आप लड़ाके लोग हैं, लड़ना जानते हैं, इसलिए मैं इतनी लंबी बात आपसे कर रहा हूँ। हर इलाके में तो बात करने का कोई औचित्य नहीं। हम तो चौचरण सिंह के सानिध्य में सीखा था। चौचरण सिंह ये कहते थे जिस दिन देश में किसान बन जाएगा उस दिन समस्याएं नहीं रहेंगी।
किसान 5 साल तो किसान रहता, लेकिन चुनाव के टाइम में किसान जाट, गुर्जर, हीर, राजपूत, पंडित, वो जातियों में आके, मुस्लिम, हिंदू जातियों में आके वोट देता, और उसका फायदा ये दिल्ली में बैठे हुए पॉलिटिकल लोग उठाते हैं, उसी का मिसयूज करते हैं। चौधरी टिकैत बार बार कहते थे, बोले मेरी समझ में नहीं आता, हम न्यों के 80% है, 80% है। अरे 50% पे राज बढ़ता है, हम 80% है, तो फिर क्यों पिट रहे हैं? किस वजह से पिट रहे हैं? वो दो बातें अक्सर कहते थे कि हम 18 घंटे काम करते हैं, 4 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं। 18 घंटे के काम करने के बाद अगर हम अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते हैं, तो कसूर हमारा नहीं है, कसूर सरकार की नीतियों का। अपने को कसूरवार ना ठहरा के सरकार की नीतियों में दोष है, सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होगे तो जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आपके वजूद को मिटाने में पूरी तरह से ये सक्रिय हैं। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।